यस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अभी इंटरनेशनल मार्केट सब्जेक्ट के लिए इकट्ठा हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग जो आपके बीकॉम फाइनल ईयर का जो ये लास्ट सब्जेक्ट है, जिसका अभी परसों फर्स्ट को पेपर होने वाला है, हम उसके बारे में बातें करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ऐसा है कि हर बार 4-5 क्वेश्चन एक यूनिट के इकट्ठे होते हैं। हो सकता है इस बार किसी किसी यूनिट में थोड़े ज़्यादा भी हो जाए, बट वो मिलते जुलते होंगे। इस बात का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन एक जैसे होंगे, करीब करीब एक जैसे होंगे, उसके आंसर्स, उनके वर्ड्स वगैरह भी एक जैसे होंगे, बट ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से हमें थोड़ा सा मॉल्ड होना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा परिचय CS कंपनी सेक्रेटरी दीपक केवलिया। बीकॉम की हम लोग क्लासेस लेते हैं RK अचीवर्स कॉमर्स क्लासेस के साथ, और CS की मैं एक्सक्लूसिव पढ़ाई करवाता हूँ। CS की मैं क्लासेस लेता हूँ एट विकास पालेवल क्लासेस, जो एक्सक्लूसिवली हमारा CS के लिए है, और RK अचीवर्स कॉमर्स क्लासेस जो एक्सक्लूसिवली हमारा बीकॉम के लिए है। तो वहाँ पे हम लोग जो है वो ये पढ़ाई करवाते हैं बीकॉम की और CS की। एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया मैंने। तो हम यूनिट नंबर फर्स्ट से अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं, राइट। यूनिट नंबर फर्स्ट से, तो ये है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट। यस, सबसे पहले वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ एक सेकेंड, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। यस, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम CS दीपक केवलिया, RK अचीवर्स कॉमर्स क्लासेस बीकॉम के लिए, विकास पालेवल क्लासेस CS के लिए, और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल। कुछ क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। आपके पास RBD होगी, या फिर आपके पास इंटरनेशनल मार्केटिंग की जो भी बुक आपने रेफर की है वो होगी, तो आप वहाँ से उसके आंसर्स देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास कम रहता है, तो जो क्वेश्चन इजीली एक्सप्लेनेबल है या फिर जो बहुत टफ है, आपको समझ में नहीं आ सकते, वो मैं एक्सप्लेन करके इसमें डाल देता हूँ, राइट। तो जैसे यूनिट नंबर 1 जो है, उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है, और आप इसके स्कोप या फिर सिग्निफिकेंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो या तो आपके क्वेश्चन बन सकता है सिग्निफिकेंस का, या फिर क्वेश्चन बनेगा स्कोप का, या फिर क्वेश्चन बनेगा कैरेक्टरिस्टिक्स का। दूसरे शब्दों में यही क्वेश्चन अनदर वे में कैसे पूछा जा सकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग इन द फर्म, तो ये पूछा जाए, या फिर जनरल सिग्निफिकेंस पूछा जाए, आंसर करीब करीब एक जैसा रहेगा। स्कोप पूछा जाए तो अलग हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो हम तीनों चीजों को एक बार डिस्कशन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। हम तीनों को डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक बार आप एक काम करिए, पॉज कर लीजिए इसको, पॉज करके और पेन पेपर साथ में लेके बैठिए। ठीक है, क्योंकि मैं आंसर तो यहाँ पे लिख नहीं सकता। आंसर लिखने के लिए आंसर पहले टाइप करो, फिर उसको PPT बनाओ, फिर डालो, तो और ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैं आंसर बोलता रहूँगा, तो आप साथ साथ में बुलेट पॉइंट्स लिखते रहना। वैसे आपके पास अगर RBD वगैरह तो हाथ में लेके बैठ जाओ, तो वहाँ पे भी आप टिक लगा सकते हो, या फिर आपके पास में अगर बुक है तो वो लेके बैठ जाओ। और बेस्ट तो ये रहेगा कि अपने खुद के नोट्स बनाओ, अपने खुद के हाथ से लिखोगे, तो आपको आंसर्स में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी एग्जाम में लिखने में। तो वैसे भी एक्स्ट्रा तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे, तो अपन यहीं पे कर रहे हैं, तो बेटर ये है कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, क्वेश्चन लिखो, पॉज करो, फिर आंसर लिखना शुरू कर दो। जितने मैं बोल रहा हूँ उतने बाकी तो क्वेश्चन ही लिखने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग या फिर ग्लोबल मार्केटिंग, आगे जाके वर्ड आएगा ग्लोबल मार्केटिंग। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग और ग्लोबल मार्केटिंग जो है का मतलब होता है कि जो अपनी इंडिया की कंपनीज है, या फिर जो भी कंपनीज है, वो ग्लोबली जाके बिजनेस करें। ग्लोबली जाके बिजनेस करें, यानी कि इंटरनेशनली जाके बिजनेस करें, देश से बाहर जाके बिजनेस करें, विदेशों में बिजनेस करें, यानी कि नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके बिजनेस करें, राइट। नेशनल बॉर्डर इंडिया, इंडिया को क्रॉस करके, यानी कि पाकिस्तान, भूटान, चाइना, सब जगह पे अपना बिजनेस करें, तो उसको क्या बोलेंगे, वो उस ऐसे ऐसे बिजनेस को हम लोग कहते हैं ग्लोबल मार्केटिंग या फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कहा कि ये ऐसा क्यों करता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग क्यों की टेक्निक को क्यों यूज किया जाता है। तो इसको इसके लिए यूज किया जाता है क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए कि इससे हमारा बिजनेस एक्सपांड होता है, इससे हमारा बिजनेस ग्रो करता है। पहले हमारा मार्केट सिर्फ इंडिया था, अब हमारा मार्केट इंटरनेशनल है। मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ सिर्फ इंडिया में बेचूंगा, और दूसरा मैं एक प्रोडक्ट बना के पूरे वर्ल्ड में बेचूंगा, तो ज्यादा कहाँ बिकेगा, पूरे वर्ल्ड में बेचूंगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा ना। तो बस यही,
तो इसमें एक डेफिनेशंस भी बता रखी इन्होंने कि एक इंटरनेशनल मार्केटिंग एक मल्टीनेशनल प्रोसेस है जिसमें कि हम प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, पैसे लगाते हैं और प्राइस डिसाइड करते हैं, प्रमोशन करते हैं, आइडियाज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं पैसों के बदले, और इससे हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। हिंदी में मेरा थोड़ा हाथ तंग है, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों को मिक्स बता रहा हूँ। तो हिंदी वाले भी इंग्लिश में ये वाले वर्ड्स आप इंग्लिश में लिख सकते हो जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। हिंदी वाले इंग्लिश मिक्स करके अगर लिखते हैं तो नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो क्या होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग का मतलब होता है अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर। अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर अगर मार्केटिंग करते हैं तो उसको कहा जाता है इंटरनेशनल मार्केटिंग, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर आप ट्रांजिशन बिटवीन which is usually expressed by international marketing and global marketing which are equal words, यानी कि व्यवहार करना एक दूसरे के साथ में, बिजनेस व्यवहार करना एक दूसरे के साथ में इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है। अच्छा, मान लीजिए अपन कर लेते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। अगर मान लीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग आई या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग फर्म आए, तो आपको क्या पॉइंट लिखना है, बुलेट पॉइंट साथ साथ लिखते जाओ। सबसे पहले अर्न फॉरेन एक्सचेंज, इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, फॉरेन की मनी हमें मिलेगी। पता है क्या दोस्तों, अगर किसी भी कंट्री को फॉरेन की मनी मिलती जाए और उसका फॉरेन फंड्स बढ़ता जाए तो डेवलप कंट्री माना जाता है, क्योंकि एक कंट्री जिसके पास फॉरेन का सबसे ज्यादा पैसा है वो ज्यादा राज करेगी, है ना। तो सबसे पहले क्या, हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने से गुड्स एंड सर्विस बेचने से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन की मुद्रा, है ना, विदेशी मुद्रा हमारे पास इकट्ठी होती है, ठीक है। और अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा इकट्ठी होगी तो हम उस कंट्री से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, राइट। वो हमारे पास में जैसे यूएस डॉलर आ गया तो हम यूएस डॉलर हमारे पास है तो हम यूएस डॉलर यूएस में किसी भी कंपनी को देख के यूएस से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा इंटरनेशनल फंड भी क्रिएट होता है। दूसरे नंबर पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे स्रोत हैं, है ना, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। का मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे पास लेबर एक्स्ट्रा पड़ी थी जब मैं इंडियन मार्केट में काम कर रहा था, तो अभी क्या हुआ जब मैं फॉरेन में भी सेल करना शुरू किया तो मेरी लेबर यूटिलाइज हो जाएगी, मेरी मशीनें यूटिलाइज हो जाएगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो मैं ज्यादा सेल कर पाऊंगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि इंटरनेशनल बिजनेस से करने से संसाधनों का उत्तम प्रयोग होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा उसके बाद में इन्होंने कहा कि थर्ड नंबर पे अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो पहले 2 पॉइंट बताए, तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ, अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। हर बिजनेस का कुछ ना कुछ गोल होता है। किसी बिजनेस का गोल होता है ज्यादा सेल करना, किसी बिजनेस का गोल होता है टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करना, किसी बिजनेस का गोल होता है प्रॉफिट कमाना, है ना। तो ऑल ऑफ अगर हम कहें कि हम हाई प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, और लगभग हर बिजनेस का ये होता है कि हाई प्रॉफिट जनरेट करना। फिर चौथे नंबर पे टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क, है ना। अगर हम एक जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है हमारा सेल कम हो ज्यादा हो, तो लेकिन अगर एक से ज्यादा जगह पे बिजनेस करेंगे तो हमारी जो है बिजनेस रिस्क जो है वो बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि सामान हमारा बिकेगा ही बिकेगा कहीं ना कहीं, तो ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, इंटरनेशनल बिजनेस स्प्रेड इट्स बिजनेस रिस्क, अपने बिजनेस रिस्क को स्प्रेड करता है। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोला, टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क। चौथे नंबर पे इसने बोला, पांचवें नंबर पे इसने बोला इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, कुशलता को बढ़ाता है ये, ठीक है। कैसे बढ़ाता है कि दिस इज बिकॉज विदाउट एफिशिएंसी दे विल नॉट एबल टू फेस द कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि मेरी एफिशिएंसी सिर्फ 4, 5, 10 बच्चों को पढ़ाने की है, ठीक है। अगर मेरे पास में बच्चे ज्यादा होंगे तो मेरी एफिशिएंसी भी तो बढ़ेगी पढ़ाने की। तो ये वही बात है कि ज्यादा बिजनेस करेंगे तो हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। उसके बाद बोला गेट बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट से बेनिफिट रिसीव कर सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, एक्सपोर्ट करने वालों को अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक एक्सपोर्ट ड्यूटी में एग्जेम्पशन मिलता है, गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह देती है, राइट। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट से भी हमें बेनिफिट मिलेंगे, गवर्नमेंट से भी हमें कंसेशंस मिलेंगे। फिर क्या बोला इन्होंने, इंक्रीज कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी। जो हमारी कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी है वो भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि ज्यादा लोगों के साथ में हम लोग जो है वो ज्यादा लोगों के साथ में जब हम लोग काम करते हैं तो हमारी कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन आता है किसका, स्कोप का, राइट। आपके क्वेश्चन किसका आता है, स्कोप का। तो अपने को क्या आंसर लिखना है, सेम टू सेम यही, राइट। स्कोप का, अगर स्कोप का एक मिनट रुकना, मैं स्कोप का देख लेता हूँ। एक सेकंड रुकना, आप लोग होल्ड पे रहना सब लोग।
यस 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 नहीं, हाँ यस, डिस्कस द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे, पहले मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग का मतलब बताया, फिर इसका सिग्निफिकेंस बताया, अब मैं इसका क्या बताऊं, स्कोप। तो स्कोप क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दो चीजें। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, पहला आपको पॉइंट लिखना है इंपोर्ट, इंपोर्टिंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रांड वर्क द सेम वे लाइक एज इट डज फॉर होल कंट्री, business buy up the product so that they can resell it to the potential customer base inland that they have gathered with a lot of hard work and passing through the times, but most of time companies take up help from import for their own use creation। अभी क्या बोला, देखो मेरी बात सुनो, इंटरनेशनल मार्केटिंग करने का स्कोप क्या है, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, दो वजह से इंपोर्ट करेंगे, एक तो फॉरेन से इंपोर्ट करके इंडिया में बेचना, या फिर फॉरेन से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके उसको इंडिया में बना के बेचना। दूसरे नंबर पे आता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी कि इंडिया से बाहर भेजना, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के स्कोप में पहला लिखना है इंपोर्ट, दूसरा लिखना है एक्सपोर्ट, तीसरा लिखना है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, तीसरा क्या लिखना है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, चौथा लिखना है जॉइंट वेंचरिंग। जॉइंट वेंचरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर इंडिया के बाहर भी बेच रहा हूँ तो मुझे वहां पे बेचने के लिए लोग भी तो चाहिए, तो मैं दूसरी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करूंगा, एक तरह की कोलैबोरेशन होता है ना, मैं किसी और के साथ जुड़कर बिजनेस कर रहा हूं, तो जॉइंट वेंचरिंग कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम देगा, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग स्कोप में मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी तक मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फुली ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग, पांचवा फुली ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग, छठा है स्ट्रेटेजिक अलायंसेज। स्ट्रेटेजिक अलायंसेज का मतलब क्या होता है, किसी और के साथ जुड़कर बिजनेस करना, तो स्ट्रेटेजिक अलायंसेज। फिर है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये आप इतने पॉइंट लिख दोगे तो आपको अच्छे से 7 नंबर मिल जाएंगे। तो मैं फिर से बता देता हूँ, स्कोप में क्या लिखना है आपको, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, स्कोप, और उसके बाद में आप लिख सकते हो जॉइंट वेंचरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फुली ओन मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये पॉइंट लिख के इसके अंदर दो दो तीन तीन लाइनें लिखोगे, आपको बढ़िया नंबर आ जाएंगे। इसका एक और क्वेश्चन बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, इसका एक और क्वेश्चन बनता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग में आप क्या लिखेंगे, आपको 1 मिनट में बता देता हूं। सबसे आप खुद सोचो, विशेषताएं बतानी है इसको ना। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग शॉर्ट स्केल पे होगा, लार्ज स्केल पे, लार्ज स्केल पे होगा। तो पहला क्या हो गया, लार्ज स्केल ऑपरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केटिंग लार्ज स्केल पे होता है, तो लार्ज स्केल ऑपरेशन। दूसरा हो गया डोमिनेंस ऑफ एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी का डोमिनेंस बन जाता है, राइट, एंड डेवलप्ड कंट्रीज। तीसरे नंबर पे इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस। अब क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो, इंडिया अगर चाइना में अगर बेचना चाहे, चाइना अगर इंडिया में बेचना चाहे तो अभी नहीं बेच सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं। पाकिस्तान में बेचना चाहे, पाकिस्तान से खरीदना चाहे, नहीं बेच सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है। पहले सिर्फ पाकिस्तान हमारा दुश्मन हुआ करता था, अभी आजकल हमारा चाइना भी दुश्मन होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान और चाइना के साथ में हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते ना, तो इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में कहीं कहीं पे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जिसको कहा गया है इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस। वैसे रिस्ट्रिक्शंस रेट को लेकर हो सकता है, टैक्सेशन को लेकर भी हो सकता है, ये तो मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक, 3 फेज द कंपटीशन, तो मैंने कितने पॉइंट बताए, लार्ज स्केल ऑपरेशन, डोमिनेंस ऑफ एमएनसी, इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस, प्रेजेंस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक, 3 फेज द कंपटीशन, फिर इंटरनेशनल फॉरम्स, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, सेंसिटिव एंड फ्लेक्सिबल, ये सेंसिटिव है फ्लेक्सिबल भी है, राइट, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग। इतने पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो स्कोप में, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब अपन लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, यह एक्सप्लेन मेन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में समस्याएं क्या क्या आती है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या आती है। सोचो एक बार आप, है ना, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी जो चाइना में सामान बेचना चाहती है, वो काम फूंग जूंग पता नहीं क्या लैंग्वेज वहाँ आपकी, सबसे पहली बात लैंग्वेज इश्यू, तो ये इंटरनेशनल मार्केटिंग की समस्या होगी ना। तो इंटरनेट, फिर चाइना वालों को चाहिए चाइना में पैसा, चाइना वाली करेंसी, और हमें चाहिए इंडियन रुपी, तो ये वाला भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ की पॉलिटिकल जो सिस्टम है और यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग है, वहाँ पे अलग पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, ठीक है। उसके अलावा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अलग है, यहाँ का अलग है, ठीक है। कॉस्ट का जो डिस्टेंस है, जैसे वहाँ पे लेबर सस्ती, बहुत सस्ती चाइना में, यहाँ पे लेबर थोड़ी महंगी है, लेकिन जापान में और ज्यादा महंगी है,
यूएस में और ज्यादा महंगी है, तो लेबर का इश्यू रहता है, तो कॉस्ट डिस्टेंस भी रहता है, राइट। उसके अलावा टैरिफ बैरियर्स भी रहते हैं। तो कौन कौन से इस तरह की कौन कौन सी इंटरनेशनल मार्केटिंग में समस्याएं रहती है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यूएस में सामान भेज दिया, यूएस वाले ने बोला मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा, पैसा फंस गया, तो ये भी एक समस्या है, ठीक है। एक्सचेंज इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है जैसे आज जो है इंडिया में रुपीस का डॉलर का भाव अलग है, कल हो सकता है इंडिया में रुपीस डॉलर का भाव अलग हो, तो ये भी एक समस्या है। तो मैं आपको एक बार पॉइंट्स में बता देता हूँ इंटरनेशनल मार्केटिंग की समस्याएं क्या क्या है। सबसे पहली समस्या पॉलिटिकल और लीगल डिफरेंसेस। यहाँ की लीगल लॉ अलग है, वहाँ का लॉ अलग है। पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ का अलग है, वहाँ का अलग है। कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि इंडिया का और फॉरेन मार्केट का कल्चरल डिफरेंसेस भी रहता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे करेंसी यूनिट डिफरेंसेस, $1 के रेट दिन में इतनी बार चेंज होते हैं, तो ये भी आज मैंने जैसे मान लीजिए आज मैंने कोई सामान बेचा $100 का है वो, ठीक है, मेरे यहाँ पे वो 7,000 रुपए का था, तो मैंने सोचा 70 रुपए का डॉलर है तो 70 रुपए का डॉलर है तो 7,000 डिवाइड बाई 70 यानी कि $100 का हो गया, ठीक है। अगले दिन पता चला डॉलर की रेट गिर के 65 रुपए हो गए, मैंने तो $100 में भेजा था, मेरे को 7,000 थोड़ी मिलेंगे, 6500 रुपए मिलेंगे, तो यूनिट डिफरेंस होने की वजह से इतना नुकसान हो गया ना मेरा। डॉलर के भाव गिरते ही मेरी तो चीज सस्ती हो गई, समझ रहे हो आप मेरी बात को, तो ये प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा लैंग्वेज डिफरेंसेस, कौन सा डिफरेंसेस, लैंग्वेज डिफरेंसेस, ये भी एक इंटरनेशनल मार्केट के बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी है। हाई कॉस्ट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि जो कॉस्ट डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जो चीज सस्ती हो सकता है वहां पे वो चीज महंगी हो, कॉस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप टैरिफ बैरियर एक पॉइंट लिख सकते हो, यूज फॉरेन इंडेप्टनेस एक पॉइंट लिख सकते हो, एक्सचेंज इनस्टेबिलिटी एक पॉइंट लिख सकते हो, एंट्री रिक्वायरमेंट है ना, हर कंट्री अगर किसी और कंट्री में अपना सामान भेजती है तो उसको जो है वो एंट्री रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम भी रहती है। जैसे यहाँ पे आए तो जीएसटी में वो कराओ रजिस्ट्रेशन, और वहां पे जाओ तो वहां के टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराओ, बहुत समस्या रहती है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट की क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन। यस, अपना जो अगला क्वेश्चन हो क्या है, इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन, यानी कि हम इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह से क्यों एंटर हुए हैं, क्यों हम लोग वहां पे जाएं। तो उसका आंसर कुछ इस लहजे में आपको लिखना है कि सबसे पहले आपको लिखना है 2 पार्ट में। पहला लिखना है कि डेवलपिंग अ ग्लोबल अवेयरनेस, ठीक है। डेवलपिंग और ग्लोबल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन किस बात पे जोर देता है, ये कहता है कि ग्लोबल मार्केट में जाओ। ग्लोबल मार्केट में जाओ का मतलब क्या हो गया कि हम कुछ इस तरह से अपनी व्यू रचना स्ट्रेटेजीज बनाएं कि हम लोग ग्लोबली अपने जो नेशनल मार्केट को ग्लोबल यानी कि फॉरेन के मार्केट में एंटर कर सकें। तो सबसे पहले ऐसा क्यों करें, तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिविटी, फिर दूसरा टॉलरेंस ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, और तीसरा पॉइंट है नॉलेज ऑफ कल्चर और हिस्ट्री एक्सेट्रा। ये 3 चीजें होगी तभी हम मार्केट में जा पाएंगे, ग्लोबल मार्केट में। पहला क्या हो गया, सबसे पहला हो गया ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब मैंने समझा दिया। दूसरा हो गया टॉलरेंस ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि हम कल्चरल डिफरेंसेस को टॉलरेट कर पाएंगे, राइट। थर्ड नंबर पे नॉलेज ऑफ कल्चर और हिस्ट्री, यानी कि जो फॉरेन का मार्केट है उसका हमें नॉलेज होना चाहिए, उसकी हमें हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, उस कंट्री के बारे में, तभी हम वहां पे जो है वो एंटर हो सकते हैं, राइट। तो अब इसने बोला कि व्हाई इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन, ऐसा क्यों होना चाहिए, तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। हर प्रोडक्ट जो है ना, जैसे मार्केट में एंटर होता है तो बहुत ज्यादा चलता है, फिर वो एकदम ग्रोइंग फेज पे जाता है, फिर एक हाई लेवल पे जाता है, फिर धीरे धीरे वो डाउन होता जाता है। दूसरे नंबर पे कंपटीशन। यहाँ पे कंपटीशन वर्ड का मतलब क्या है, कंपटीशन वर्ड का मतलब है कि मैं अगर डोमेस्टिक मार्केट में हूँ तो हो सकता है मेरे यहाँ पे कॉम्पिटिटर बहुत सारे हों। लाइक कोई कंपनी जैसे मान लीजिए लक्स है, तो लक्स साबुन बनाने के यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं। फॉरेन में जाएगा तो यहाँ के कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा और वो फॉरेन में अपनी बिक्री कर पाएगा, सेल कर पाएगा। फिर तीसरा होता है एक्सेस कैपेसिटी। जैसे कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी एक्सेस कैपेसिटी फ्री पड़ी, टाटा की, जिंदल की, स्टील बनाने वाले, लोहे बनाने वाले ऐसे प्लांट हैं जिनकी कैपेसिटी फ्री पड़ी है, यानी कि वो पूरी कैपेसिटी में अगर काम करें तो वो सामान बेचेंगे कहाँ पे, क्योंकि उनके पास एक्सेस कैपेसिटी है तो वो फॉरेन में अपना सामान सेल कर सकते हैं। जैसे चाइना इतना प्रोडक्शन कर देता है, उसकी इतनी कैपेसिटी एक्स्ट्रा होती है कि उसको फॉरेन में माल डंप करना ही पड़ता है, माल फॉरेन में सेल करना ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के बाद में इंक्रीज इन मार्केट साइज, यानी कि मार्केट साइज बड़ी मिलती है हमें। तो ये सब रीजंस हैं कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में जाना पसंद करते हैं,
राइट। तो अगर आपको पूछा जाए कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ओरिएंटेशन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो सबसे पहला प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, दूसरा कंपटीशन इन इंडिया यानी कंपटीशन इन डोमेस्टिक कंट्री, फिर एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, फिर जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन और लास्ट इंक्रीज इन मार्केट साइज। ये कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें सिग्निफिकेंस और फोर्थ क्वेश्चन जिसमें इंटरनेशनल मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजीज, ये दो आपके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हुआ, यानी कि हम इंटरनेशनल मार्केट में घुस कैसे सकते हैं। मुझे अगर फॉरेन में बिजनेस करना है तो मैं कैसे घुस सकता हूँ, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, मैं फॉरेन मार्केट में पैसा लगाए बिना, ठीक है, पैसा लगाए बिना वहां पे लाइसेंसिंग कर दूं अपनी, राइट। तो लाइसेंसिंग का मतलब क्या हो, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क राइट, या इस तरह की मेरी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को यूज करने का राइट, इस तरह का कोई भी मैं लाइसेंस दे दूं। अगर से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फॉर्मूला है कोई बिस्किट बनाने का, वो मैंने उसका पेटेंट ले रखा है, उसके अलावा कोई नहीं बना सकता। मैंने कह दिया कि चलो ठीक है तुम बनाओ, मेरे को मेरा कमीशन देते रहो। यूएस वालों को बोल दिया कि हमारा पार्ले जी है, पार्ले जी हमारा इंडिया में चलता है, ये इसका फॉर्मूला है, तुम लो और तुम बनाओ इसको, है ना, तुम इस फॉर्मूला ले लो और तुम भी वहां पे बना के बेचो, मेरे को तो हर सेल का 10% दे देना। चलो बढ़िया, मैं फॉरेन मार्केट में घुस गया लाइसेंसिंग करके। तो पहला क्या हो गया, लाइसेंसिंग। दूसरा हो गया फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या होता है, अपनी फ्रेंचाइजी किसी को देकर, अपनी फ्रेंचाइजी किसी को देकर भी अपन फॉरेन मार्केट में घुस सकते हैं, तो उसको दूसरा क्या हो गया, फ्रेंचाइजिंग। तीसरा होगा डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, सीधा मैं अपना सामान भेज रहा हूँ फॉरेन में, तुम जानो तुम्हारा काम जाना, मुझे तो पैसे देते रहो, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, ठीक है। मेरे कोई मीडिएटर वगैरह नहीं है, जो फॉरेन वाले जो है उनको मैंने सारे सीधा यहाँ से एक्सपोर्ट किया और वो आगे बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग भी एक टेक्निक है। फिर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि फॉरेन से, आपने पता हो तो चाइना वगैरह कई सारे मोबाइल फोन वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होती है, कई सारे मोबाइल फोन के कुछ कुछ पार्ट्स की, तो वो हो गया। फिर जॉइंट वेंचर यानी कि पार्टनरशिप करके हम फॉरेन के मार्केट में घुस सकते हैं, और ट्रंकी प्रोजेक्ट करके। तो क्या क्या हो गया, फॉरेन के मार्केट में घुसने की क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो गई। सबसे पहले मैंने बोला लाइसेंसिंग, फिर मैंने बोला फ्रेंचाइजिंग, फिर मैंने बोला डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, फिर मैंने बोला इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, फिर मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, और फिर मैंने बोला जॉइंट वेंचर, और लास्ट में मैंने बोला ट्रंकी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डोमेस्टिक फर्म कन्वर्ट इनटू इंटरनेशनल फर्म, यानी कि एक डोमेस्टिक फर्म इंटरनेशनल फर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको 1 मिनट में समझा देता हूँ। डोमेस्टिक फर्म यानी कि इंडिया में सिर्फ अपना इंडिया में बिजनेस कर रही है। इंटरनेशनल फर्म यानी कि वो फॉरेन में भी जो है वो बिजनेस कर रही है और इंडिया में भी बिजनेस कर रही है। क्लियर। तो डोमेस्टिक फर्म किस तरह से कन्वर्ट करती है अपने आप को, वो फॉरेन में अपना सेल वगैरह परचेज वगैरह अपने आप को इंटरनेशनली बिल्डअप करके वो अपने आप को फॉरेन इंटरनेशनल फर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। ऐसा क्यों करती है, ऐसा इसलिए करती है, सबसे पहले उसको जो है वो उसके मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस रहती है, इसलिए वो ऐसा करती है। वो अपना सेल वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहती है ज्यादा, क्योंकि पहले सिर्फ इंडिया में वो सेल कर रही थी, अब वो एक्सपोर्ट भी कर रही है। फिर हायर प्रॉफिट कमाने के लिए, फिर बिजनेस रिस्क के लिए, फिर लीगल रिस्ट्रिक्शंस, फिर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर प्रोडक्शन लेवल इंक्रीजेज, है ना। तो मैं इसके 2-3 अंदर के बता देता हूं। जैसे बिजनेस रिस्क है, तो देयर में बी एक्सेसिव फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस which is due to certain factor which may affect the overall business activity. When products are sold in number of market by firm, there is fluctuation in sale. Sometimes there is downward fluctuation. This create huge business risk in domestic market. Thus, international marketing, it diversifies the business which help in reducing business risk and overall activity. मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि सब में एक जैसा ही है, तो इसमें क्या बोल रहा है ये बिजनेस रिस्क वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर वो सिर्फ इंडिया में बिजनेस करता, डोमेस्टिक मार्केट में बिजनेस करता, तो उसका रिस्क ज्यादा था, लेकिन क्योंकि उसने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया, तो ज्यादा जगह फैलाने से अब उसके नुकसान का रिस्क कम हो गया है, ठीक है। तो बात तो वही होगी ना, ऊपर सिग्निफिकेंस स्कोप में भी तो हमने ऐसी बातें पढ़ी थी, ठीक है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी वो अपने आप को चेंज करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, इंटरनेशनल फॉर्म में, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है EPRG फ्रेमवर्क। मैं आपको कहूंगा ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बोल के
तो ईपीआरजी फ्रेमवर्क जो है, ईपीआरजी फ्रेमवर्क जो है वो किसने बनाया था? बनाया था विंड, WIND, विंड, डाउग्लास, डाउग्लास एक नाम है व्यक्ति का, विंड भी एक व्यक्ति का नाम है, और पल मटर एक व्यक्ति का नाम है, पल म्यूटर एक व्यक्ति का नाम है। इन तीनों ने मिलकर बनाया था। ये क्या कहना चाह रहे थे? ये कह रहे थे कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो बनाए जाते हैं कि हेडक्वार्टर यानी कि जो डोमेस्टिक कंट्री और सब्सिडरी जो कि फॉरेन में है, वो किस तरह से उनके रिलेशन जो है वो शेप किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ये आगे कहना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट एक मैनेजमेंट प्रोसेस है जो क्या इन्फ्लुएंस करती है, वो एक ऐसा फ्रेमवर्क देती है जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को ये बताती है। उसके अलावा इसने बोला कि ये फर्म को रीऑर्गेनाइज करती है, फर्म को रीओरिएंट करती है, जिससे कि फर्म का फॉरेन मार्केट में इन्वॉल्वमेंट बनता है, राइट, जिसका फर्म का फॉरेन मार्केट में इन्वॉल्वमेंट बनता है। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो ईपीआरजी फ्रेमवर्क जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन की वो डिग्री है जिसमें कि मैनेजमेंट अपने आप को स्पेसिफिक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी में घुसाने की कोशिश करता है। यानी कि इन लोगों ने मिलकर ये बताया कि क्यों हम लोग इंटरनेशनल हो जाएं, क्यों हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हुए हैं, और वो करेंगे तो किस तरह से हम लोग जा सकते हैं, उसके लिए इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाना सिखाया है हम लोगों को। तो इन्होंने बोला कि 4 तरह के ओरिएंटेशन है। सबसे है पहला है इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, दूसरा है पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन, इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। ये 4 तरह के जो फ्रेमवर्क इन्होंने बताए हैं। तो इथनोसेंट्रिक में इसने कहा है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है, तो जो इथनोसेंट्रिक जो ओरिएंटेशन है उसमें इसने कहा कि जो स्ट्रेटेजीज, जो व्यू रचना हम डोमेस्टिक मार्केट के लिए बना रहे हैं ना, वो व्यू रचना हम किसके लिए बनाएंगे? फॉरेन मार्केट के लिए भी बनाएंगे। यानी कि उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। यानी कि जो चीजें हमने इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के लिए सोची, यानी कि घरेलू बाजार के लिए सोची है, वो चीजें हम किसके लिए सोचेंगे? फॉरेन के लिए भी सोचेंगे, इंटरनेशनल के लिए भी सोचेंगे। दोनों में या तो लिटिल डिफरेंस होगा या फिर कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी कि जो मार्केटिंग मिक्स है, मार्केटिंग मिक्स कहने की घरेलू बाजार और विदेशी बाजार, यानी डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, इनका जो मिक्स होगा वो क्रिएट करना, वो क्रिएट करके हम लोग फॉरेन मार्केट में घुसकर और फॉरेन मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट के कस्टमर को एक जैसा फील करवाना। ये है हमारा फर्स्ट, क्या है, इसको क्या बोला? इथनोसेंट्रिक, इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में हमने, यानी कि देखो ये अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजी बता रहा है। तो इथनोसेंट्रिक में हमने दोनों कंट्रीज को एक जैसा माना है। दूसरा होता है पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन में क्या सोचना है हम लोगों को कि हर देश अलग है, हर देश में अलग अलग स्ट्रेटेजी चलानी है। जैसे मान लीजिए अगर हमें सैमसंग का फोन इंडिया में बेचना है, अगर हमें सैमसंग का फोन इंडिया में बेचना है तो एनडीटीवी के थ्रू वो सैमसंग वाले फोन का, सैमसंग नोट का एडवर्टीजमेंट करके बेच सकते हैं। या फिर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली जैसे लोगों को या फिर अनुष्का शर्मा जैसी हीरोइंस को हम लोग सैमसंग का फोन हाथ में पकड़ा के वहां पे हम अपनी जो है वो सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉरेन में बेचना है तो फॉरेन का सिस्टम होगा। अब बीकाजी बेचने के लिए फॉरेन में अगर अमित जी लाओ बीकाजी कहेंगे तो फॉरेन वाले थोड़ी खरीदेंगे। फॉरेन वाले तो बीकाजी की भुजिया तब खरीदेंगे जब फॉरेन वाला कोई एक्टर वगैरह उसको एक्सेप्ट करेगा, है ना, वो फुटबॉल वो खेलने वाला रोनाल्डो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो पॉलीसेंट्रिक कहता है कि दोनों मार्केट में हम लोगों को अलग अलग स्ट्रेटेजी चलानी। सर अभी तो आप कह रहे थे एक चलानी, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ई जो है वो इथनोसेंट्रिक है, वो कहता है कि दोनों देशों में एक जैसा चलाओ, हर देश में एक जैसी सिस्टम चलाओ। पॉलीसेंट्रिक कहता है कि हर एक का लोकल लॉ अलग है, हर एक का सिस्टम अलग अलग है, हर एक का बिजनेस करने का तरीका अलग है, तो इसके लिए हर एक जगह पे अपनी बेचने की स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी। थर्ड नंबर पे आता है रिजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। रिजियोसेंट्रिक तो ना वो रीजन वाइज अलग अलग है। जैसे अगर आपको इंडिया में ही देख लो, अगर इंडिया में ही अगर हम लोग अगर नॉर्थ साइड में बेचना चाहेंगे अगर कोई सामान, तो हमें दीपिका पादुकोण को लाना पड़ेगा, अमिताभ बच्चन को लाना पड़ेगा। साउथ इंडिया में बेचना है तो हमें वो ललिता उनको लाना पड़ेगा, हमें ना कमल हसन को लाना पड़ेगा, या फिर हमें वो जो ये साउथ वाले जो एक्टर्स होते हैं उनको लाके स्ट्रेटेजी उनको लाके हमें सेल करना पड़ेगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो नॉर्थ साइड में बेचना है तो हमें उसमें मारवाड़ी टच देना पड़ेगा, साउथ साइड में बेचना है तो हमें प्रोफेशनल टच देना पड़ेगा। तो हर जगह का अलग अलग सिस्टम है। तो रिजियोसेंट्रिक। और लास्ट है जियोसेंट्रिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्म वर्ल्ड वाइड अप्रोच अडॉप्ट करती है ना, जैसे जो प्योरली ग्लोबल कैरेक्टर दे सके। एप्पल का आईफोन
उसने कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रखी है, जियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन सेट कर रखा है, ठीक है। वो क्या होता है, ग्लोबल मार्केट ओरिएंटेशन रेफर करता है उसमें। जो ग्लोबल कंपनी होती है वो जो अपनी एक्टिविटी को ग्लोबली एक जैसा बनाती है, ठीक है, अपने कस्टमर को टारगेट करती है और सब जनों के लिए वो एक जो है वो डी नेशनलाइजेशन या सुपर नेशनलाइजेशन का काम करती है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, जियो सेंट्रिक। तो इस तरह से टोटल मिला के 4 तरह के हो गए, E फॉर एथनोसेंट्रिक, P फॉर पॉलीसेंट्रिक, R फॉर रीजनल के लिए रिजियोसेंट्रिक और G फॉर जियोसेंट्रिक। 4 तरह का मैंने आपको बता दिया। ये क्या, इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने 2 लाल कर रखे, ध्यान रखना, लाल वालों को ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो और फर्स्ट वाला लाल नहीं किया मैंने, ये जो फर्स्ट वाला है आपका, ये जो फर्स्ट वाला है इसको मैंने लाल नहीं किया, बट मैं इसको लाल टिक अप कर देता हूँ, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, एक, फिर ये, फिर आप ये ज्यादा ध्यान देना, और फिर आप ये ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप ज्यादा ध्यान देना, इन पे ज्यादा अपना दिमाग चलाना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो 2 तरह का एनवायरनमेंट होता है, एक तो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में क्या होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 2 बातें होगी, माइक्रो एनवायरनमेंट जिसमें कस्टमर, कॉम्पिटिटर और सप्लायर और सोसाइटी के बारे में सोचना है। फिर प्लान, पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कॉर्पोरेट इमेज, मशीनरी, लेबर रिलेशनशिप, इन सब के बारे में सोचना है। माइक्रो का मतलब अंदर वाले, बिजनेस के अंदर वाले, तो जिसमें कस्टमर बिजनेस के अंदर वाला है, कॉम्पिटिटर बिजनेस के अंदर वाला है, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, सोसाइटी, इन सब के बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो ये इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट में 2 तरह का आता है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल। ये आप आराम से तसल्ली से देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, लास्ट में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। वो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो उसमें एक्सटर्नल भी आ जाएगा और इंटरनल भी आ जाएगा, राइट। और इसका फॉर्म पे क्या डिसीजन पड़ता है, तो इस ओवरऑल आप इन सब का मिक्स करके अपन लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 5वें में हमने 5वां क्वेश्चन भी 5वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और 8वां सेम है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया आपको, सेकंड क्वेश्चन बताया, थर्ड बताया, फोर्थ बताया, फिफ्थ बताया और सिक्स बताया और 7 बताया। 7 क्वेश्चन बताए, बहुत ज्यादा होता है 7 क्वेश्चन, लेकिन मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में इतना सारा बोल दिया है कि अब आपको बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देखोगे आपसे इजीली हो जाएगा। ये मेरी साइड से यूनिट नंबर 1 थी। अब हम यूनिट नंबर 2 के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी यूनिट 1 का फर्स्ट वीडियो आप यूनिट 1 का सुन लो। जैसे आप यूनिट 1 का फर्स्ट वीडियो सुन लोगे तो आप यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन फटाफट 10-10, 15-15 मिनट में करने लायक हो जाओगे, क्योंकि आपने नोटिंग तो कर ही ली है। फिर आप किसी बुक को उठा के उसको मैच करोगे तो आपसे आराम से हो जाएगा। तो अब अपन चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ नेक्स्ट वीडियो में।